नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुलाकात की। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट हुई है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले उत्तराखंड के राज्यपाल। तो एक ये शिष्टाचार भेंट है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई। चलिए रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई। तस्वीरें दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यूपी के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा के लिए मथुरा मामले को लेकर झूठी खबर फैलाई गई, जबकि मंत्री एके शर्मा ने बांके बिहारी मंदिर में शांतिपूर्वक पूजा की। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि बिहार में बिजली को लेकर दिए गए बयान को भी गलत तरीके से चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दुर्भाग्य से हमारे उस दर्शन को लेकर के कुछ मीडिया में इस समय बहुत ही गलत प्रचार किया जा रहा है। मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। हमारे साथ गोवर्धन के माननीय विधायक जी थे, हमारे दोनों भाजपा के दोनों अध्यक्षगण थे, नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, बहुत से पदाधिकारी थे। सबकी उपस्थिति में भगवान बांके बिहारी का दिव्य दर्शन हम लोगों ने किया। समय मंदिर बंद होने का निश्चित रूप से आ गया था, लेकिन हम लोगों को संपूर्ण भगवान ने दर्शन दिया, उनकी बड़ी कृपा रही। लेकिन उसको इस ढंग से चलाया जा रहा है कि मंत्री जी जब दर्शन करने गए तो मंदिर का पट बंद कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने, मैंने स्वयं हमारे परिवार ने बहुत ही दिव्य भगवान का दर्शन किया, उनकी कृपा, और सबने देखा। दूसरी एक गलत रिपोर्ट ये चलाई जा रही है कि वहाँ मंत्री जी को बहुत काले झंडे दिखाए गए, बहुत विरोध किया गया और उनको घुसने नहीं दिया गया। निश्चित रूप से कॉरिडोर को लेकर के कुछ लोगों ने नारेबाजी किया, कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे। सबको धीरजपूर्वक पुलिस ने उनके साथ बर्ताव भी किया। जितना संभव था उस भीड़ में उतना बचा करके महिलाओं को, मीडिया के मित्रों को से निकलने का भी पुलिस के मित्रों ने प्रयास किया। कुछ महिलाएं बाद में मिली, पुलिस के व्यवहार को लेकर के थोड़ी उनके अंदर नाराजगी थी, लेकिन बाद में वो भी इस बात को समझी कि उस भीड़ में किसी का कोई बस नहीं था। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को ही संभालने में मुश्किल हो रही थी। तीसरी एक गलत खबर ये चलाई जा रही है, किसी पत्रकार मित्र ने बिहार में मुफ्त बिजली की बात किया
और मैंने ये कहा कि बिजली आएगी तो बिल भी आएगा। मैं बिहार के लालटेन राज की बात कर रहा था। लालटेन अगर रहेगी तो बिजली आएगी नहीं, और बिजली नहीं आएगी तो बिल नहीं आएगा। ये बात मैंने उसमें कहने का प्रयास था या कहने की बात थी। हो सकता है उन्होंने सही सुना नहीं या पूरी बात रिकॉर्ड में नहीं आई। मैं ये कहना चाहता था कि मुफ्त बिजली का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में भी 100 यूनिट 1 किलोवाट तक की और 100 यूनिट प्रति माह के कंजम्पशन गरीब लोगों को हम आधे से कम शुल्क में देते हैं, आधे से कम हम दर पे देते हैं। वही व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने लगभग वही व्यवस्था बिहार में करने का वादा किया है। हम उसका समर्थन करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में बिजली सहित अनेक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत ही। लेकिन अगर बिहार की जनता लालटेन को वापस लाती है तो बिजली स्वाभाविक रूप से नहीं रहेगी। भले वो 200 यूनिट का फ्री बिजली की बात करें, बिजली आएगी नहीं, लालटेन ही रहेगी। और जब बिजली नहीं आएगी तो बिल का कोई सवाल नहीं रहेगा। ये हमारा कहने का मतलब था। मतलब यार कितनी उद्घाटन किया कॉरिडोर की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सर्वसमावेशी पॉलिसी रही है, नीति रही है। और जहां हम विरासत से विकास की बात करते हैं, हमारे विरासत के जो केंद्र है, आस्था के जो केंद्र है, उनको अच्छा बनाने की बात करते हैं। चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, सब जगह हमारे जो हितधारक हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके उनके विकास का भी ध्यान रखते हुए, उनको कोई पीड़ा न हो, न आर्थिक नुकसान हो, न पीड़ा हो, इस प्रकार से हमने कॉरिडोर का विकास किया है। यहाँ भी सबको साथ लेकर के, सबके विकास की भावना के साथ, सबकी बेहतरी की भावना के साथ हम जबरन धर्मांतरण मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर डीजीपी का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है और ऐसे में मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के पाकिस्तान से कनेक्शन होने पर भी सबूत मिले हैं। यूपी के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन के कई सबूत मिले हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से,
और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। एसएसपी आगरा। इस महीने मार्च माह में आगरा में 2 सगी बहनों की गुमशुदगी। आप इधर आइए, इधर आइए। इस वर्ष में मार्च माह में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनें जिनकी उम्र 33 वर्ष व 18 वर्ष थी, जिनका नाम अमीना और जोया था, उस संबंध में सदर बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसको जो एनबीएस की धारा है 87, 111, 3, 111, 4 जो बीएनएस हमारी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी इन 3 धाराओं में और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया सदर बाजार थाने में। तत्पश्चात जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाने में इसको ट्रांसफर किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी डीजीपी सर को और एडीजीएलओ सर को दी गई। इसके बारे में घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है, जैसा सर ने बताया कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए डीजीपी महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल डीसीपी हमारे एक आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं एनबीडब्ल्यू पर उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। थैंक यू। मैंने कहा अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है, विवेचना जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी। मतांतरण जो अभी तक की जो हमारी जानकारी है उसमें जो इन लोगों से अभी तक शुरुआती पूछताछ हुई है तो इसमें सैकड़ों लोगों के नाम इसमें आए हैं। सर अलग-अलग प्रदेशों से ही हैं? जी अलग अलग प्रदेशों से। जी 6 प्रदेश मैंने नाम बताया, उन जगहों से। वहीं से दबिश देकर इनको गिरफ्तार सबको किया गया है। इसके लिए बाकायदा जो एविडेंसेस हमारे पास आए थे थ्रू साइबर इन्वेस्टिगेशन, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया
और वहां से वारंट लेकर के इन प्रदेशों में जो बीएनएसएस की प्रक्रिया है उसके अनुसार वहां पर लोकल पुलिस की सहायता प्राप्त करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे ये लोग कर रहे थे, कैसे? अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कह लीजिए कि हैं और इन मॉड्यूल्स में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रहे थे तो वो डेफिनेटली वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं, बट उनके पीछे जो कॉमन नेटवर्क है वो वहां पर मौजूद है। उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अभी तो मैं उनके सिर्फ आपको नाम बता देता हूं क्योंकि उनका हम लोग आज पुलिस कस्टडी की मांग ले रहे हैं, इट्स पब्लिक नॉलेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट सब्सिक्वेंट आगे जब जानकारी प्राप्त होगी तो बाकी डिटेल बताऊंगा। इसमें गोवा से आयशा उर्फ SB कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय, कलकत्ता से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर राजस्थान से मोहम्मद अली, जयपुर से जुनैद कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफा उर्फ मनोज, जयपुर से ही मोहम्मद अली, ये 10 लोग गिरफ्तार हुए। अगेन वो सब चीजें अब क्योंकि अभी आए हैं पकड़ करके, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेंगी, बट इसमें से कुछ लोग डेफिनेटली एक हायर लेवल पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट इनके आगे भी कोई था कि नहीं था। फंडिंग वगैरह के नाम हमारे पास आए हैं, कुछ जो अकाउंट्स की डिटेल आए हैं, विदेशों के उनके डिटेल्स आए हैं, उनको हम लोग फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आगे मालूम पड़ेगा क्या पूरी पोजीशन है। ये जो धर्मांतरण का रैकेट था ये क्या खाली आगरा तक सीमित था या उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग धर्मांतरण करा रहे थे? अगेन ये सब प्रिलिमिनरी, हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है अभी इन्वेस्टिगेशन। तो जो इनसे जो प्रारंभिक बातचीत हुई है, उन्होंने इस चीज को काफी जगहों पर करना और उसमें कई लोगों को सक्सेसफुली कन्वर्ट करने की बात स्वीकारी है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद जो एक पुख्ता जानकारी होगी आपसे शेयर की जाएगी। इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, छांगुर वाला पकड़ा गया, अब ये गैंग पकड़ा गया, तो इसकी रोकथाम आगे बढ़ते हुए संगठित अपराध की तरह हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस क्या करेगी? यही तरीका है, जब आप एक संगठित गैंग को पकड़ते हैं तो उसका पूरा नेटवर्क एक डिस्टर्ब होता है और उसमें फाइनेंसिंग से लेकर के कोऑर्डिनेशन का जो काम वो लोग करते हैं पीछे, उससे लेकर के सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पकड़ने का उस क्राइम की गहराई तक, सतह तक, तह तक जाना और उसके पीछे सम्मिलित जो अपराधी हैं उनका पर्दाफाश करना, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है, वही कार्रवाई की जा रही है। कोई नाम है पर्टिकुलर जो गैंग आगरा में चल रहा था, उसका कोई पर्टिकुलर नाम? नहीं, ये गैंग उस तरह की नहीं है कि जैसे आपको, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई एक कन्वेंशनल क्राइम होता है, कोई डकैती का क्राइम है या कोई एक्सटॉर्शन का क्राइम है, तो उसमें एक नाम से, क्योंकि वो नाम के आधार पर ही उनका वो काम चलता है। यहां पर तो अपनी पहचान छुपाते हुए या अपनी बात को छुपाते हुए वो आगे काम करते हैं, तो ऐसा कोई गैंग का नाम नहीं है, बट जो गैंग के सदस्य हैं, जो भी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सदस्य हैं, वो काफी टाइम से काम कर रहे थे। एक आदमी हो जो सबको सारे आरोपियों से जुड़ा हुआ हो, जिसका लिंक हुआ हो, उसके निर्देश पर सब कुछ अभी प्रारंभिक स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। डेफिनेटली इस फूड चेन में ऊपर कुछ लोग होंगे,
उन फूड चेन तक, ऊपर के लेवल तक पहुंचने में इन्वेस्टिगेशन की कड़ियों को आगे बुलाना भी होगा। उसमें इनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स भी तैयार होंगी, उनकी इंटरोगेशन भी होगी, चीजों को वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद ही जो आपका प्रश्न है उसका आंसर मिल पाएगा। जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे कुछ लीड्स मिली हैं कि जी हाँ, कुछ लीड्स मिली हैं। नहीं, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। वो अभी अंडर लाइव इन्वेस्टिगेशन है। जो अभी ऐसी लीड्स जिनमें हमको मिली हैं उनको भी मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। छांगू बाबा के मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई? छांगू बाबा के मामले में 2 और गिरफ्तारियां आज हुई हैं, जिसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। सर, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, ये नेपाल का, सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, किस कंट्री के बारे में पता चल पाया अभी तक? और क्या पूरे देश में इसका नेटवर्क चल रहा है? नहीं, मैं अभी देखिए, मैं आपको साक्ष्य के आधार पर बात बताऊंगा। जो हमारे पास साक्ष्य है उसमें इन 4 जगहों पर बैठे हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है, जिसके हमको साक्ष्य मिले हैं। उसका उपयोग, उसका जो प्रयोग है वो प्रयोग देश में किस किस जगह पर हो रहा है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मनी ट्रेल आगे बढ़ेगी, उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में बिंदु सामने आएंगे। आईएसआईएस पाकिस्तान का सर आपने लिया है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन किसी के थ्रू आपको निकल के आया देखा? नहीं, इसमें मैंने ये 2 बातें कही हैं। मैंने कहा है कि पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के एक मिलिटेंट संगठन के हमको प्रमाण मिले हैं इस चीज के कि इनसे इनका संलिप्तता है। इनके मतलब इनके जो आपस में जो लिस्टेड मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के साथ में इनकी संलिप्तता कंफर्म हुई है। आईएसआईएस के बारे में मैंने कहा कि उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है कि जिहादी तैयार करके इसमें से एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है मैंने कहा कि आईएसआईएस का स्टाइल है। क्या ये जो लड़के रेडिकलाइज कर रहे थे, क्या इनको फिर लड़ाका बना रहे थे? मतलब एक अभी इट इज टू अर्ली टू से। अभी तो जो एविडेंस हमारे सामने ये है कि भाई एक वाराणसी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। साथ ही राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है